टी स्क्वायर देखने में एक साधारण लकड़ी का स्केल लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये हर बड़े आर्किटेक्चरल डिजाइन का शुरुआती बिंदु है। एकदम सही बात है। इसके काम करने के तरीके को समझने से पहले हमें इसकी बनावट यानी एनाटॉमी और असेंबली को देखना होगा। ये बनता कैसे है? तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका शेप बिल्कुल इंग्लिश के लेटर टी की तरह दिखता है, राइट? हाँ, एकदम टी के आकार का। ट्रेडिशनली इसे सागवान की लकड़ी यानी टीक वुड से बनाया जाता है। और मैंने पढ़ा है कि आजकल ये ट्रांसपेरेंट सिंथेटिक मटेरियल से भी बनने लगा है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी बनावट के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है हेड या स्टॉक। हेड या स्टॉक, ये करता क्या है? ये एक गाइडिंग एज का काम करता है, मतलब ये आपको दिशा देता है। और जो दूसरा हिस्सा है उसे ब्लेड कहते हैं। ब्लेड, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी जो मानक लंबाई है वो 500 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर तक हो सकती है। अच्छा, तो क्या हम इसके जॉइंट को एक परफेक्ट चौराहे की तरह मान सकते हैं? मतलब एक ऐसा जॉइंट जो किसी भी हाल में अपना सटीक एंगल नहीं बदलता। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने, और यही इस टूल की सबसे बड़ी खासियत है। मैं बताता हूँ क्यों। ये 90 डिग्री का जॉइंट सबसे अहम है। इसे 3, 4 या 5 स्क्रू की मदद से बिल्कुल 90 डिग्री पे सेट किया जाता है। जरा भी ऊंच नीच हुई तो पूरी ड्राइंग गलत हो जाएगी। यही सटीकता इंजीनियरिंग की जान है। अरे वाह, ये तो बहुत प्रिसिजन का काम है। अब जब ये 90 डिग्री पर सेट हो गया है, तो सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल और आकार कैसे तय होता है? तो यहाँ आकार का नियम लागू होता है, जिसे हम साइजिंग रूल कहते हैं। नियम यह है कि टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई हमेशा उस ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के ठीक बराबर होनी चाहिए जिस पर यह इस्तेमाल हो रहा है। ओहो, मतलब अगर बोर्ड बड़ा है तो टी स्क्वायर भी बड़ा चाहिए। बिल्कुल। और इसका मुख्य उपयोग केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए होता है। एक और बात, इसके साथ सेट स्क्वायर का होना अनिवार्य है। एक सेकंड, अगर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है और कर्व्ड लाइंस मतलब वक्र रेखाएं कभी नहीं बना सकता, तो क्या ये उपकरण अपने आप में बहुत लिमिटेड नहीं है? आपका सवाल जायज है। देखने में ये लिमिटेड लग सकता है, लेकिन इसी में इसका महत्व छिपा है। वो कैसे? देखिए, ये भले ही एक सीमित काम कर रहा है, लेकिन ये पूरी ड्राइंग का सबसे ठोस आधार तैयार करता है, एक सॉलिड बेसलाइन बनाता है। अगर बेसलाइन ही 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी ना हो तो बाकी की बिल्डिंग या डिजाइन कैसे खड़ा होगा? राइट, नींव तो एकदम परफेक्ट होनी ही चाहिए। अच्छा, ऐसी एकरूपता को पूरे देश में लागू करने के लिए कुछ मानक भी तो जरूरी होंगे ना? हाँ, और इसीलिए आईएसआई ने इसके स्टैंडर्ड साइजेस तय किए हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में भी इन स्टैंडर्ड्स का जिक्र था। वो क्या क्या है? आईएसआई के अनुसार इसके 4 मानक आकार हैं। पहला है T0, जिसकी लंबाई 1500 प्लस माइनस 10 मिलीमीटर होती है। और T1 1000 प्लस माइनस 10 मिलीमीटर का होता है। फिर आता है T2, जो 700 प्लस माइनस 5 मिलीमीटर का होता है। और सबसे छोटा साइज? वो है T3, जो 500 प्लस माइनस 5 मिलीमीटर का होता है। ये जो प्लस माइनस है, ये टॉलरेंस दिखाता है। राइट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बहुत मार्जिन तो रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर हम सोचें तो आज के डिजिटल और कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड के युग में इन बुनियादी फिजिकल टूल्स के काम करने का तरीका समझना हमारी ज्योमेट्रिक सोच को बहुत मजबूत करता है। एकदम सही। और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़े डिजाइन को गढ़ती हैं। खैर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिनी ड्राफ्टर के बारे में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल सके।